अगर आपको कैलकुलेशन अपना बेस्ट करना है, ये मजाक लगेगा लेकिन आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स याद नहीं है ना, उनको अपने सामने वाली वॉल पे चिपका लें। उनका रिकॉर्डेड बैच परचेज कीजिए, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। तो सिलेबस के बाद उसमें डेली उनका जो जो चैप्टर आपको होता जा रहा है उनकी प्रैक्टिस शीट्स लगाओ डेली। इन इंग्लिश अगर किसी बच्चा एसएससी में अपनी तैयारी नहीं कर सकता तो अपना सिलेक्शन भूल सकता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाए। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ी ना कोई चीज नहीं होती इस लाइफ में। अगर आपने एक बार ठान लिया ना, मान लीजिए आप जो मेहनत का अपना शेड्यूल बना रहे हैं कि यार मुझे, मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, सो उस टाइम लाइन को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। जब तक मन कर रहा है, जब तक दिन में आंखें खुली हुई है ना, तब तक पढ़ाई कीजिए। मेरा नाम मनीष ग्रोवर है और मैं ऑलिव बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में के लिए क्वांट्स पढ़ाता हूँ। लगभग मुझे 13 साल हो गए मैथ्स पढ़ाते को। आज हमारे सामने एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 के अंदर बहुत सारा हार्डवर्क करके एक अच्छी पोस्ट के लिए मेहनत करते हुए एसएससी सीजीएल में एक ऐसा जो लोगों का सपना होता है वो पोजीशन लिया है। तो हम उन्हीं से सुनेंगे सारी की सारी जर्नी। मुझे जितना बोलना था मैंने बोल लिया। अब सारी जर्नी में मोस्ट ऑफ हम उन्हीं की बातें सुनेंगे, क्योंकि वही आपको गाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल में उन्होंने कैसे सफर तय किया, और वही आपकी बातें हेल्प कर पाएंगी। प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए सब बच्चों को ब्रीफली, और सिलेक्शन के बारे हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार सागर और रिसेंटली आई हैव ज्वाइंड एज एन एएसओ इन सीएसएस। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 24 के थ्रू हुआ है और फिलहाल मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। मेरे को फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिला है। सीएसएस के अंदर भी काफी सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं। बात करें मेरी स्कूलिंग की, तो स्कूलिंग मैंने अपने पास के सिटी से किया था, लोकल सिटी से, दीवान पब्लिक स्कूल से मैंने अपना स्कूलिंग किया था, सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद मैंने 12th भी अपना सेम स्कूल से किया एंड आफ्टर दैट आई अपियर्ड फॉर द जेईई मेन एग्जाम एंड आई गॉट सेलेक्टेड। मैंने अपना फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया है स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से। दैट वाज कंप्लीटेड इन 21। सो उस ईयर तक मैं एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं था। आई अप्लाइड फॉर सीजीएल 22 एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सेलेक्टेड हो गया था, बट मेरे को उसमें पोस्ट अच्छा नहीं मिला था। आई वाज सेलेक्टेड एज एन पोस्टल असिस्टेंट और उसमें मेरी जो पोस्टिंग थी वो उड़ीसा में थी। आई वेंट देयर, मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह नहीं कराया। मतलब मैं वहाँ गया था तो कंडीशंस को देख के काफी चीजें सोच समझ के शायद वो वैकेंसी किसी और के काम आ जाए, तो उस तरीके से मैंने डीवी भी नहीं कराया था। मैं वापस आ गया और मैंने फिर से दोबारा से तैयारी करी। 23 में कुछ वही, आप सभी को पता ही होगा एसएससी में ये सब चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो वही कोर्ट केसेस वगैरह के चक्कर में 23 फिर क्रैक नहीं हो पाया था। नंबर्स मार्क्स जो है कुछ अप डाउन बहुत ज्यादा हुए थे। देन मैंने हार्ड वर्क किया एंड आई सिलेक्टेड फॉर 24 एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन एसओ। अभी मेरे को 4-5 मंथ हो गए अप्रोक्स वर्किंग करते हुए। सर, और ये मेरे बारे में इतना ही था। बाकी आप मेरी जर्नी के बारे में और कुछ पूछना चाहें? मनीष अच्छा लगा। देखो कई लोग 6 महीने में हार जाते हैं, कुछ लोग 1 साल में हार जाते हैं, तुमने 3 साल, और कई लोग 5-5 साल भी नहीं हारते, जो कि फैक्ट है कि हाँ मुझे यस। जो करना है वो करना ही करना है। मेरा एक एक कॉल है जो आपसे पूछना है कि मान लीजिए जब मैं ग्रेजुएशन कोई भी करता है, तो अभी तो एसएससी में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है, बट वो प्रॉब्लम कभी कभी बीच में आता रहता है, वो जैसा आपने यस। बताया वो स्मूथ हो जाएगा। क्या यस आपके मन में एक ही टारगेट था एसएससी, या आपके मन में था कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम? सर, लुक, मैं एक हार्श ट्रूथ बताना चाहूंगा जो बहुत से बच्चे इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कि जब हम एक फेज होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का, दैट इज मेरे हिसाब से अप टू मैक्सिमम 26 to 27 ऑफ ईयर्स। काफी सारे बच्चे, मतलब उनका एक लक्ष्य होता है कि हाँ मेरे को ये जॉब चाहिए, ये सबके माइंड में होता है गवर्नमेंट जॉब को लेके, कि मेरे को एक ये जॉब सिक्योर करनी है और इसी लाइन में करनी है। सबसे पहले तो अगर उस एज में आप हैं, एक टारगेट जरूर फिक्स करें कि आपको एक गोल सेट करना है कि सीजीएल एग्जाम लेना है, तो हाँ तैयारी आपका उससे भी डबल लेवल का होना चाहिए, तब जाके सीजीएल में एक अच्छी पोस्ट मिल पाए। लेकिन इन माई वे कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही ऐसे भाग जाना कि आपका जो एज फैक्टर है, आप 29-30 के हो गए, ये हार्श ट्रूथ है। मैं सभी बच्चों को ये एडवाइस करना चाहूंगा कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको तैयारी करनी है, आप 1 या 2 साल में उतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि वो एग्जाम आपका जल्द से जल्द निकल जाए। ये मैं एडवाइस करना चाहूंगा सभी बच्चों को कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे ही ऐसे भागते चले जाना, उस भीड़ का हिस्सा बनते चले जाना, ये भी आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप जॉब टारगेट सबका हो, लेकिन ये नहीं कि हाँ यही गोल है मेरा, तो भाई भागे चले जा रहे हैं, 30 साल के हो गए, आप 32 साल के हो गए,
यू शुड बी डिपेंडेंट, अपने पेरेंट्स को भी उनको थोड़ा सा फ्री फील कराना चाहिए आपको। सो दैट्स माय सजेशन। तो आपका कहना है कि टारगेट भी होना चाहिए, बट अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एक बार एक एज में निकल जाए तो बेस्ट है। हाँ। जैसे मान लो आपके सामने आपका छोटा भाई बैठा है सागर, और अगर आज आपको एडवाइस करना हो कि यार, वो आपसे पूछे कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है मनीष भाई, मेरी हाँ। जीएस अच्छी नहीं है, वो मैं सबसे पहले मैं स्पेशली जीएस को ही पिक कर रहा हूँ कि मैं जीएस को कैसे अच्छा बना सकता हूँ कि मैं अगर पेपर में मार्क्स लाना चाहता हूँ 15 भी आ जाए तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। सर जीएस के लिए देखिए, ऐसा जीएस तो, जीएस का लेवल का देखो आप सभी जानते हैं, जीएस का लेवल कभी डिसाइड नहीं होता। कोई क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन किसी को आ रहा है तो वो उसको इजी बोलेगा, वो उसके माइंड को नहीं हिट हुआ तो उसको टफ बोलेगा। जीएस में आप क्या करें, बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ज्यादातर एसएससी के एग्जाम की या बैंकिंग के एग्जाम की हम बात करें, उसमें जीएस पे आजकल जो एग्जाम पैटर्न क्या चल रहा है, स्टैटिक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा माइंड में वो करा जा रहा है। और एक बच्चों का ये मैं बैड हैबिट बोलता चला जा रहा हूँ कि वो मॉर्निंग में उठते ही ना करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है इन माय ओपिनियन। क्योंकि करंट अफेयर को जितने हम तवज्जो दे रहे हैं वो ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उतना चलता है। बट यहाँ पे क्या है, वही दो दो या तीन क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके लिए आप डेली का अपना 1 आवर वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट ही है मेरे अकॉर्डिंग। उसमें उठ के आप उससे बेहतर क्या कर सकते हैं, आप कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन जो हमारे फिक्स्ड हैं उनकी कोई भी बुक्स लीजिए। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन इंडिया के डांस फेस्टिवल्स, 5 ईयर प्लानिंग, सब इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आजकल घूम रहे हैं, जो आजकल फिलहाल जो चल रहा है एग्जाम पैटर्न। और बाकी मैं एडवाइस करना चाहूंगा सर, जैसे आपके प्लेटफॉर्म है ये होली बोर्ड वगैरह पे, इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप ना कोई भी क्वेश्चन पेपर एक सोल्व कर लीजिए, इसमें सेक्शनल आता है, सेक्शनल मॉक आता है ना एक, तो आप उसमें जीएस का या किसी भी पर्टिकुलर का सेक्शन मॉक उठाइए, उसको बस सोल्व करना है, वो आंसर आपके चाहे 0 मार्क्स आ जाए, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट है उसमें उसका जो एनालिसिस है बाद में उसको खोले, उसमें जो वो बड़े अच्छे से सारे चीजों को एक्सप्लेन किया होता है ना, दैट आई लव द मोस्ट। आपको एक ही क्वेश्चन से इतनी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी आपकी, और डेली इस तरीके का आपको 25 क्वेश्चन का सिर्फ एक मॉक लगा दो। सो ये मैं स्ट्रेटेजी अपना रहा था। ओके, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, जैसे मेरे पास 3 दिन 4 दिन पहले भी एक बच्चे का मैसेज आया था, और जी। लगभग मजाक नहीं है, वो लगभग 1 साल से पढ़ रहा है। सर मेरी कैलकुलेशन नहीं अच्छी हो रही, मतलब 1 साल बाद भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से परेशान है कि उसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। तो मान लो वो हम्म। परेशानी शुरू से ना हो, तो आपके अकॉर्डिंग कि आपने ऐसा क्या किया था कि आपकी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं सर हुई, या आपने एक तो एकदम मैं तो से। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में था तो मेरे को कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आई, तो फिर भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको कैलकुलेशन अपना बेस्ट करना है, ये मजाक लगेगा लेकिन आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स याद नहीं है ना, उनको अपने सामने वाली वॉल पे चिपका लें जहां पढ़ते हैं। ये छोटा छोटा पार्ट ही ना, जब पेन उठाना पड़ता है एग्जाम में, ये वही वही हिट होता है 98 या कितने, तो वहां वो सोल्व करने जो वो वाला इश्यू आता है, और जब आपको याद होगा तो आपका 1 सेकंड में वो चीज एकदम से माइंड को हिट हो गया और उसने लिख दिया। सेम इन द वे स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स 1 से 30 के लिए, क्यूब्स 20 तक के लिए, वॉल पे चिपकाने जब दिन रात आंखों के सामने रहेंगे ना, तो ये आपके कैलकुलेशन को बूस्ट करेंगे। और प्लस माइनस जब भी कर रहे हैं पॉइंट से, तो कैलकुलेटर को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, सीबीटी में तो, इनमें तो आजकल अलाउ वो है ही नहीं, कभी नहीं हुआ। सो ये मेरा बेस्ट है कि जब भी प्लस माइनस करें उनको प्रैक्टिस, जब क्वेश्चन कर रहे हो तो कैलकुलेटर तो बिल्कुल अवॉइड करें, और जो भी ये बेसिक चीजें हैं, फॉर्मूला फॉर्मूलाज हो गए तुम्हारे, कैलकुलेशन की बात करें तो टेबल्स और स्क्वायर्स वगैरह ये सब अपने सामने रखें हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट और है। आपने अपने मैथ्स की शुरुआत कैसे की थी? लाइक कुछ लोग डायरेक्ट, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है यार ठीक है कोई रैंडम बुक उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, बट एक्चुअल में मुझे लगता है पहले बेसिक होना चाहिए, फिर थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए, हम्म। फिर अगर वो चीज जो ना आती है वो रिवाइज होना चाहिए। तो आपका क्या हाँ दैट्स, पैटर्न था, मैं वो जानना चाहूंगा। सर यही करेक्ट अप्रोच है, बच्चे पता नहीं क्या, मैं एक दो मेरे से अगर कोई एडवाइस मांगते भी हैं तो वो मेरे से पूछते हैं भैया इस चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स बता दीजिए। सर शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आएगी, ये शॉर्ट ट्रिक्स कोई टीचर्स भी, आप भी अगर पढ़ा रहे होंगे, क्या आपने ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है? ये किसी ने नहीं बनाई। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा इन शॉर्ट ट्रिक्स को हम बना ही नहीं पाएंगे, ना हमारे समझ में आएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा एकदम से, तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगा वहां पे, है ना। सो सबसे पहले सिलेबस जितना भी है उसको सबसे पहले जरूर कंप्लीट करें। अब कोई भी एक बीओडी बैच, मैं तो सारे टीचर जितने मार्केट के अंदर है, टीचर तो कोई बेकार कभी सर होता ही नहीं, है ना। तो कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है, सो ही इटसेल्फ इज अ वेरी बिग
ये बहुत बड़ी चीज होती है कि बहुत सारे बच्चों को डील करना। तो टीचर सब अच्छे होते हैं, आप कोई भी एक टीचर उठ रही है, उनका रिकॉर्डेड बैच परचेज कीजिए, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। तो सिलेबस के बाद उसमें डेली उनका जो जो चैप्टर आपको होता जा रहा है उनकी प्रैक्टिस शीट्स लगाओ डेली। डेली जब भी आपको मैथ्स के लिए तो जब भी टाइम मिल रहा है, सिर्फ मैथ को ही टाइम ना दे, ये भी आजकल बहुत सारे बच्चे करते जा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ मैथ्स को देना पड़ता है क्योंकि वो प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, सो प्रैक्टिस तो उसका करना पड़ता है। अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन आपके सामने रखता हूँ, हम रीजनिंग की बात ही नहीं करेंगे, वो लोगों को बहुत इजी लगता है तो हम उसको इजी हाँ हाँ स्किप कर देते हैं एक बार। मान लो जैसे इंग्लिश में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अगर आपने एग्जाम, मैंने भी बहुत ज्यादा ना किसी से पूछा, बट थोड़ा अप्रोच में मुझे लगा है बच्चों को देख के कि चेंजेस डाले हैं एसएससी में। तो हम्म। इंग्लिश में इंसान को, अगर आपके टाइम तक की बात करें, जब आपने पेपर दिया जब, तो क्या अप्रोच आपकी रही थी वो जानना मुझे, क्योंकि इंग्लिश में मैं चाहता हूं कि 45 नंबर तो बच्चे के होने ही चाहिए आज की डेट में। सर इंग्लिश बात करें एसएससी को, ये मैं थोड़ा सा डार्क बोलना चाहूंगा, लेकिन इंग्लिश अगर किसी बच्चा एसएससी में अपनी तैयारी नहीं कर सकता तो अपना सिलेक्शन भूल सकता है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाए। एक्चुअल में इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए। जो मैं 1 आवर की बात कर रहा था मॉर्निंग में उठ के, उसमें करंट अफेयर न पढ़ के मैं हमेशा इंग्लिश को अप्रोच करता था। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले वोकैब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। आप मॉर्निंग में उठिए, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट में, ब्लैक बुक हो गई, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स है। आप मॉर्निंग में उठिए, सबसे पहले जो हमारा फ्रेश माइंड होता है ना, न्यूरॉन्स इतनी तेजी से काम करते हैं, वो वर्ड इतनी तेजी से पिक होगा आपके माइंड को, एग्जाम में आते ही तुरंत हिट हो जाएगा। सो इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मॉर्निंग में उठिए, उसको कीजिए, उसके बाद दिन में जब भी मौका आता है उसमें एक जो है गोल्ड पीडीएफ रूल्स भी हैं इंग्लिश के कुछ, जो एसएससी बैंकिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट में सर्कुलेटेड है काफी, उन रूल्स को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तो अगर जैसा हिसाब चल रहा है, इरा चल रहा है, तो वही तीनों सब्जेक्ट में 50-50 चाहिए, जीएस में 10 आए तब आप शायद सेलेक्ट ये हो इसमें सकते दस हैं पंद्रह आ ईयर जाए वन में। कोई issue ईयर वन में हाँ, तभी क्वालिफाई हो सकते हैं, अदरवाइज तभी कोई मुश्किल हो होती है। सकता है। अभी हम मान लीजिए मनीष, जैसे हम 3 सेक्शन में एक फैमिली को बांट लेते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जितना किया, या किसी के पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स मैक्स करते हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। हम्म मैंने 2013 में एक आरआरबी का एग्जाम दिया था, पहला ही एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो हम्म उसके बाद फिर कभी फ्लो ही नहीं बना। अभी हम्म। अगर मान लो कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं छोटी पोस्ट नहीं ज्वाइन करूंगा, जैसे आपने सोचा कि सर मैं, हाँ हाँ और आपके पास 2-3 रीजन थे कि उड़ीसा भी जाना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, और फिर हाँ। किसी की मैं, बट अब आप क्या, जैसे आपको लगा मैं यार निकाल लूंगा, तो क्या सोच होनी चाहिए एक बच्चे की अगर वो चाहता है कि मतलब कि जाना बड़ी पोस्ट पे ही है, उसको ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हाँ फैमिली मतलब वो जो प्रेफर कर सकती है, अभी उनका जो फैमिली माइंड की है वो हेल्प करनी डायलेमा है। पे चला जाता है कि हम्म। एक्चुअल में करें क्या। तो सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि सर सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ी ना कोई चीज नहीं होती इस लाइफ में। अगर आपने एक बार ठान लिया ना, मान लीजिए आप जो मेहनत का अपना शेड्यूल बना रहे हैं कि यार मुझे, मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, सो उस टाइम लाइन को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। जब तक मन कर रहा है, जब तक जो दिन में आंखें खुली हुई है ना, तब तक पढ़ाई कीजिए। कोई भी एग्जाम इजी नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में मेरे को बिठा दिया जाए ना, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ। वो अपने आप में एक अलग चीज है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम, है ना। सो छोटा बड़ा तो एक तो एम्प्लॉयमेंट वाली बात है कि यार कोई भी जॉब वो मिल जाए, लेकिन अगर कोई बड़ी जॉब के लिए टारगेट करना चाहिए, सो आपका टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होना चाहिए। जो सब बात करते हैं 7 घंटे 8 घंटे, कुछ नहीं होता ना, घंटे गिनने बैठोगे दिमाग में तो वो घंटे ही लग जाने वाले। सो घंटे तो बिल्कुल आज अपने काउंट करने ही नहीं है, ठीक है, इतनी पढ़ाई करनी है कि ये माइंड में ये सोच के चलो कि बहुत से बच्चे आज जैसे अभी 25 में तैयारी कर रहे हैं, तो वो पता नहीं क्या उनका अप्रोच है दिमाग में, पता नहीं उनको टीचर समझाते क्या, आई डोंट नो व्हाई, कि मैं 27 वाले के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अरे भाई क्यों, 25 वाला एग्जाम आ रहा है ना, 25 के बाद 26 वाला है, वो 2 साल बाद वाला टारगेट क्यों बना रहा है दिमाग। ये क्यों नहीं सोच रहा कि जो मेहनत मैं 2 साल में कर सकता हूँ उसे एक ही साल में कर गुजरूं, है ना। सो ये कॉन्फिडेंस अपने आप में, सेल्फ बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, ये तो हम, मैंने भी बहुत बार सुना है कि सर है। मेरा तो पहला अटेम्प्ट है, वो हाँ पहले पहला अटेम्प्ट को अटेम्प्ट, लोग हाँ बहुत पहला लाइट अटेम्प्ट, लेते हैं। पहला अटेम्प्ट इतना रिफ्रेशिंग होता है। आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट 22 और फर्स्ट अप्रोच में ही क्लियर कर दिया था मैंने, बस मेरा अप्रोच वैसा था कि हाँ ये होना अभी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। होना चाहिए। देखो अगर मेरी इसमें एक लाइन ऐड ऑन है, अगर तो आप 1 साल पहले तैयारी कर रहे हो,
फिर तो आप 6-7 घंटे भी दिन में पढ़ोगे तो वो मैनेज हो जाएगा। बट अगर वो आप मैंने ऐसा तैयारी करे हो कि मैंने शुरू ही 5-6 महीने पहले किया, फिर आप सोचो कि मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, नहीं, फिर तो पढ़ते जाओ अंधाधुंध, रात हो दिन हो, फिर तो। पढ़ते जाओ। हाँ, फिर अगर एक साल पहले हाँ शुरू कर रहे हो, जैसे आज मैं 2026 के लिए तैयारी करूं, तो मुझे जचता है मैं 5-6 घंटे डेली पढ़ लूं, ओके। और मैं उसके जब हाँ। 6 महीने आगे पहुंच जाऊं, फिर तो मुझे लगातार लगे रहना पड़ेगा, ये चीज। अच्छा सागर। जब आप उस मेहनत से एग्जाम दोगे, उस एनर्जी से ना, उस तैयारी से जब पेपर दो, मतलब तैयारी करोगे अपनी कि यार डेली टाइम का देख ही नहीं, तो एग्जाम भी उतने ही न्यूरॉन्स उतनी तेजी से काम करेंगे एग्जाम जब आप दे रहे होंगे। और जब आप अपना शेड्यूल वही वाला बना लेंगे कि यार रोज 4 घंटे 5 घंटे, आपका माइंड उस कंडीशन में, सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका होगा, वही स्लो पेस वाला। एग्जाम भी जब लिख रहे होंगे तो वही कि क्वेश्चन हो रहा है, माउस क्लिक कर रहे हैं, नहीं, है ना? तो ये अप्रोच। मनीष, मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, मतलब ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के बताना चाह रहा हूँ, दो लोग हैं, एक तो उठ रहा है 5 बजे यस। और वो थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे उसमें रनिंग लगा लो, चाहे योगा लगा लो, चाहे मेडिटेशन हम्म। लगा लो, चाहे आप वर्कआउट लगा लो। और हम्म। एक बंदा उठ रहा है 8 बजे आराम से और एकदम। तो मुझे दोनों को कैसा फील होगा एक दिन के अंदर, कि उसका दिन कैसा सर गया, उसका दिन कैसा गया। सर आपको ना, अगर अपना माइंड, जो ये बच्चे बोलते हैं, ये सबका डाउट आता है कि यार कांस्टेंट नहीं हो पा रही पढ़ाई। कांस्टेंट इन द सेंस, एक दिन हो जाती है, 2 दिन फिर स्किप कर दिए, 2 दिन हो गए, एक दिन स्किप कर दी। सो मेडिटेशन और ये एक्सरसाइज इतना बड़ा रोल प्ले करता है ना। आप, मैं सच बताता हूँ, आज डेली मेरे में जिम नहीं जा सकता, अगर एग्जाम की तैयारी करें ऑब्वियसली बात है, कोई भी जिम नहीं जा पाएगा जब एग्जाम सर पे होता है। वाई डोंट यू यूज योर फिजिकल वर्कआउट एट योर होम? बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे हैं, आप घर पे कर सकते हैं। आप पुशअप्स के लिए किस चीज की जरूरत है? मैं डेली एक पुशअप, एक सेट, 2-3 सेट आज भी पुशअप्स के घर पे करके जाता हूँ, मेरे को टाइम मिले ना मिले। और 15 आवर्स मेडिटेशन के, क्या पूरी जिंदगी में 24 घंटे में से आधा घंटा आप अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते? है ना? लेकिन वो इतना रिफ्रेशिंग हो जाता है ना उठने के बाद, अगर आप तुरंत ये 15-30 मिनट अपने आप को दे दें, तो पूरे दिन के लिए एज अ पावर सेल काम करेगा, बहुत ज्यादा, बहुत एफिशिएंट होता है। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन सबको करना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को। यही बस लाइन ऐड ऑन करवाना था मुझे एक्चुअल में, बच्चे के हिसाब से अगर मैं बोलता तो शायद आप बिलीव नहीं करते। मैं डेली 5 बजे उठता हूँ, रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आज 8 बजे उठा, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आधा दिन खत्म हो गया। मैं 5 बजे उठ के हम्म। जिम जाता था, आज नहीं जा पाया, शाम को जाऊंगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ हम्म। जाता है सोच के बहुत अंदर ज्यादा भी, इस बात का सोच के ध्यान। अंदर ये। और एक बात बस मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा, अब जैसे मैं गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, आप माता जी को मानते हो, किसी भी भगवान हाँ को हाँ मानते हाँ। हो, जरूर 10 मिनट नहा के उठ के उनका नाम लो। मैं कहता जरूर हूँ जब बहुत करें। ज्यादा आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं लाइफ में। आप, जरूरी नहीं आप टेम्पल नहीं जा पा रहे, आप घर पे आप उसको बिल्कुल ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? कहीं भी कर मनीष, सकते हैं। अभी जैसे एक, कभी भी हम तैयारी करते हैं ना, तो एक फैमिली बैकग्राउंड को बच्चा बहुत सोच के चलता है कि मेरे पीछे हाँ। बड़ा दबाव है, मेरे पीछे बड़ा दबाव है। मैं चाहूंगा, मान लो एक बच्चा है, उसके पीछे दबाव है, हमने मान लिया, पर अगर परिवार ने उसको 1 साल दिया है, तो वो दबाव उसको समझ के चलना चाहिए, या 1 साल एकदम फ्री होके, क्या उसकी थॉट होनी चाहिए प्लीज। सर एक्चुअल में ना, ये तो बच्चों ने सबने कहानी बनाई हुई है कि पेरेंट्स का दबाव है कोई। अगर मतलब ज्यादा ही किसी की फैमिली की कंडीशंस खराब होती हैं, तो उसके लिए तो ये होता है, जो आप वाली बात कर रहे थे, जो मैं उड़ीसा था, शायद वो मेरी जगह कोई बच्चा होता तो नहीं छोड़ के आता, क्योंकि उसके लिए वो जॉब इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में ये सभी बच्चों का ना, सब सिर्फ एक एक्सक्यूज है। प्लीज जो भी बच्चे इसको देखें, बुरा ना माने। पेरेंट्स कभी भी आपको बाउंडेड नहीं कर सकते। कोई माँ बाप अगर आपको बड़ा, इतना बड़ा आपको कर दिया, क्या उन्होंने प्रेशर दबा दबा के आपको बड़ा किया है? ना। वो टाइमलाइन इसलिए सेट करते हैं, बस उनका उसके पीछे मोटो ये होता है कि जिससे कि ये पढ़ाई कर ले, है ना? अब आप 30 इयर्स के हो गए, आप घर में बैठे हैं, उनके ऊपर बोझ बन के, वो बातें वो कहेंगे नहीं क्या, है ना? सो प्रेशर कुछ नहीं होता। माँ बाप तो आप अगर नहीं भी कमाओगे ना पूरा जीवन, वो शायद आपको तभी भी खिला। सो प्रेशर कुछ नहीं होता पेरेंट्स का। सभी बच्चे बस इसी बात को ये समझो, उनका बस कहना ये होता है, आप लाइफ में अच्छे से जल्द सेटल हो जाए, है ना? आपको जिंदगी में जो शायद उन्होंने कष्ट देखे हैं, वो आपको ना देखने पड़े। सो प्रेशर कुछ नहीं होता उनके। इस प्रेशर को बस उनका ये सोच के चलो कि इनको मैं ऐसे प्राउड फील करा दूंगा ना, तो बस वही वाली चीज है। कोई प्रेशर नहीं लेना।
मनीष, मेरा ना एक बहुत बड़ा सवाल है। ये छोटा सवाल नहीं है, क्योंकि अगर जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो इस सवाल में भी जो नीचे कमेंट, जो भी लोग कमेंट करेंगे, चाहे एक आए चाहे 100 आए, वो बहुत ज्यादा हम्म। कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है। मैंने अपनी लाइफ के लगभग लगभग 9 साल, 8.5 साल, 9 साल ऑफलाइन पढ़ा है, और बहुत सारे हाँ शहरों में पढ़ा है। और 5 साल का करियर मेरा ऑनलाइन है, लगभग 4, 4.5 साल, 5 साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन इज फार बेटर देन ऑफलाइन। अगर, जैसे कहते हैं, जिसको पढ़ना है, देखो दोनों में फर्क है। एक तो अभी जिसको, हाँ जो पढ़ना ही नहीं है वो कुछ भी कर ले, दोनों साइड नहीं पढ़ पाएगा। मैंने ऑफलाइन मुखर्जी नगर पढ़ा है, मैंने बच्चों का हाल देखा है। मैं आई हैव हाँ हाँ हाँ, सीन। मैंने मैंने भी बहुत देखा है, मेरे साथ के बहुत हजार हजार बच्चे। बच्चों का, वहां बत्रा सिनेमा में मैंने हजार हजार बच्चों को एक साथ पढ़ा है। जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, हाँ, जिसने नहीं पढ़ना वो सौ नहीं पढ़ना वो कहीं पढ़ेगा। नहीं, कुछ नहीं पढ़े। तो पॉइंट ये है कि आप क्या कहते हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपको, अगर मैं 10 पॉइंट बोलूं, कि 10 छोड़िए, 6 पॉइंट बोलता हूं कि 6 पॉइंट ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंपेयर करके बताने हैं, तो क्या आप बेहतर, कौन सी चीज को ज्यादा सजेशन देंगे? दोनों में कंपैरिजन बहुत ही क्लियर है मेरे एंड से, मेरे ओपिनियन में, शायद कोई कुछ भी पॉइंट आउट करे। जब आप ऑफलाइन किसी भी टीचिंग्स के लिए जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, आप जहां 1 घंटे की क्लास को ऑनलाइन में सिर्फ 1 घंटे में देख सकते हैं, वहां पर आपको ऑफलाइन जाने के लिए उस 1 घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे, यानी कि आधा घंटा जाने का और आधा घंटा आने का। उस 1 घंटे में भी टीचर कितने घंटे पढ़ा रहा है वो डिसाइडेड नहीं है। वहीं ऑनलाइन में आपने 1 घंटे 11 बजे देख के क्लास स्टार्ट करी, तो 11 बजे स्टार्ट हो जाती है एक्यूरेट, और 12 पे खत्म होती है, तो वो 1 घंटा आपने यहाँ पे बचा दिया। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो ये बात कर रहे हैं कि आजकल बहुत सारे बच्चे के डाउट्स होता है, हम ऑफलाइन टीचर से मिलके भी कर पाते हैं, ऑनलाइन भी इतनी सारे कमेंट्स होते हैं या पर्सनल जो भी, सब अपना इतना ऑप्शंस देते हैं कि अपने डाउट्स को आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। और डाउट्स तो आजकल कुछ बचा ही नहीं सर, सच में गूगल और एआई चैट जीपीटी इतना फास्ट हो गया, क्या डाउट बचा है मेरे अकॉर्डिंग तो। सिर्फ एक गाइडेंस और मोटिवेशन चाहिए होता है, वो आप किसी भी टीचर से, अपने पास के कोई भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट होता है किसी से भी ले सकते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट, कि फीस को लेके आप ऑफलाइन में इतने महंगे महंगे बैचेस परचेज कर रहे हैं, और 1,000 1500 रुपीज में जरा उन पेरेंट्स के बारे में सोच के देखो ना, वो आपको कितने, वो तो आपको वो वाला भी ऑफलाइन भी अरेंज करा देंगे, 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला, है ना। लेकिन आपको जब वही काम 2,500 में, 4,000 5,000 में हो जा रहा है, तो आपको क्यों ही वो करना है। थर्ड चीज, और कि रिकॉर्डेड चीजें ऑफलाइन में एक बार जो हो गया तो हो गया, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी अवेलेबल है इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, है ना। साथ ही जो टेस्ट का माहौल बनता है, ऑफलाइन में शायद आपको वो टेस्ट का माहौल ना मिल पाए जो ऑनलाइन आजकल आपको टेस्ट का माहौल मिल पा रहा है, एग्जाम जैसा बिल्कुल रियल फील करा रहे हैं, जैसे ओलिव बोर्ड। आप 1 घंटे एक कमरे में बंद करके आप अपने आप को पैक करके बैठ जाए ना, तो आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा एक टाइम पे कि आप सच में एग्जाम हॉल में बैठे हैं, जब अपने आपको अकेला सिस्टम के सामने सोल्व करोगे एग्जाम पेपर। सो ऑनलाइन 10 आउट ऑफ 10 और ऑफलाइन 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 10, इतना डिफरेंस आ चुका है। देखो, बिल्कुल, मैं, ये जो 6 पॉइंट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सेम टू सेम मैं सोचता हूँ। मिनिमम हम्म। आप कहीं भी जाओगे ऑफलाइन तो 20,000 तो देने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। मैंने देखा है कि 40-40, 50,000 हजार फीस भी है, और वही 6 महीने हम्म। वाला कोर्स 1 साल भी चलता है। और अगर आप मान लो कहीं बाहर रहने जा रहे हो तो वो 15,000 महीने का वैसे भी खर्च हो गए। मतलब जितने में आप अपना लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके, घर पे वाईफाई लगवा के, शायद अपना बढ़िया खर्चा हाँ, चला के, सब करके 1,500 रुपये में, 2,000 में कोर्स लेके, उस क्लास को 50 बार देख के देखा। सब कर सकते हो, उस नहीं कर पाओगे। मैंने और ऐसे लोग ऑफलाइन में देखे जो इतने सारे दो दो बार डिस्ट्रैक्शन। ऑफलाइन में फीस दे रहे हैं, दो बार हाँ, ऑफलाइन में, क्योंकि एक दो बार दो में बार, हुआ नहीं तो दूसरी बार फिर दे रहे हैं। दूसरी बार में। देखो, सबकी सोच अलग है। मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, ये जस्ट एक कंपैरिजन था। तो आप जस्ट एक जैसा भी कंपैरिजन। आपको लगता है हाँ। वैसे चूज करें। हम्म। मनीष, मान लीजिए अगर आज आपको मौका दिया जाए, मान लीजिए मनीष अभी तक सिलेक्टेड नहीं है, मनीष को आज बोला उसके पेरेंट्स ने, या मनीष ने आज सोचा है कि मनीष भाई एसएससी निकालना है, और पूरे हाँ। 9 महीने हैं या 10 महीने हैं, और मनीष हम्म। ने सोच रखा है 10 महीने बाद जो एग्जाम आएगा वही सिलेक्टेड होगा, तो मनीष की जीरो से लेकर वहां तक पहुंचने की अप्रोच क्या हो? और मनीष को कुछ नहीं आता एसएससी का। सीरियल जैसा एग्जाम हो जाएगा, थोड़ा सा टफ, बट जैसे नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपका अगर पढ़ाई बैकग्राउंड, आप अगर पढ़ाई से जुड़े हुए रहें, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन
और इंग्लिश पढ़ना ये सब तो आता ही है। वो हाँ हम मान आज के ही चल से रहे हैं कि वो एडिड है, वो एडिड है। बेसिक एडेड। सो आज से ही अपने सब्जेक्ट्स को सबसे पहले टारगेट ये बना लो, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है सारा। और सारे चीजों का ऐसा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरा टाइम ऐसा रहता था, आवर्स वाली बात मैं अभी भी कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, आवर्स कभी काउंट नहीं करने जब ऐसा टाइम आ चुका है कि 9-10 महीने में क्रैक करना है। मॉर्निंग में उठिए, इंग्लिश पढ़िए, 1 से 1.5 घंटा दीजिए, ब्रेकफास्ट करते रहिए, साथ ही में 1 घंटा घूमिए। घूमना और ये सब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, वो वाली बात अलग होती है कि 24 घंटे आईएएस बनते हैं, कोई नहीं बनता। मेरे साथ का बच्चा है, वो अभी मेंस लिख चुका है और वो ऑफिस में भी देखो वर्क कर रहा है ना। सो उठिए, फिर मैथ सोल्व कीजिए दिन में। ठीक है, जितना हो सकता है मैथ्स के लेक्चर्स देखिए, फिर प्रैक्टिस शीट लगाइए। रीजनिंग को ज्यादा हल्के में लेना भी कभी कभार गलत हो जाता है। रीजनिंग का मैं बस ये बोल सकता हूँ, 20 मिनट्स निकाल के ना एक मॉक टेस्ट जरूर दें रीजनिंग का। आप उसके डेली इतने प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, रीजनिंग की क्वेश्चन आया और आपके माइंड में हिट किया, तो उसको प्रैक्टिस में रहने देना, ये रीजनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो रीजनिंग के सभी सोल्व कर सकते हैं। एक 10th क्लास के 6th क्लास के बच्चे को बोलूंगा ना इस रीजनिंग को लगा दे, वो दिन में लगा ही देगा, उसको कितना ही टफ दे देना। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो भी टाइम एक्स्ट्रा सोने से पहले जो भी मिले, जीके जीएस को डेली पढ़ते रहे, स्टैटिक क्वेश्चंस देखते रहिए, प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हुआ। तो हाँ, मेरे हिसाब से निकाला जा सकता है 9 to 10 मंथ्स अपना सेल्फ डेडिकेशन अगर माइंड में लेके चलो। ओके, अभी मैं एक, जैसे मैं क्वांट्स पढ़ाता हूँ और मुझे अपने एरिया में मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे कैसा भी है। मैं एक लाइन कंक्लूड करूंगा, आपका उस पे क्या व्यू है वो जरूर बताइएगा। देखो, मैं मैथ्स के बारे में मानता हूं कि बेसिक के बिना आप जीरो हैं। बेसिक नहीं ये तो मैथ्स नहीं। वो मैसेज। तो हर सब्जेक्ट में है, बट हम स्पेशली मैथ्स की हाँ। बात करते हैं। अब जब आपने ये कर लिया, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस बेसिक लगाया आपने, ओके, पर प्रैक्टिस में ये भी नोटिस किया जाता है कि क्या इसको कभी छोटे तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, अब वो छोटे तरीके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मुझे जो फार बेटर एक दो लगते हैं वो मुझे एक दो पता होने चाहिए। तीसरा, बहुत सारे सवाल एसएससी में ऐसे आते हैं जो मल्टीपल के तौर पे, जैसे पाई आ गया तो 11 का मल्टीपल आंसर, और बहुत सारे एक ही ऑप्शन मिल जाता है, या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अब मैं ये मानता हूं कि तीन तरह की कैटेगरी होती है। बहुत सारे सवाल होते हैं, 25 में से 10 सवाल हैं जो 20 सेकंड के अंदर अंदर हो सकते हैं। कुछ हम्म। सवाल जो आगे 7-8 है वो 35 सेकंड की हम मान लेते हैं, और कुछ मान लीजिए 45 सेकंड, मतलब एवरेज वही 30-35 पे आती है। पर बच्चा 2-2 मिनट तक सवाल करता रहता है 1 साल बाद भी। हाँ तो वो ऐसी क्या गलती कर रहा है, वो एक बार मनीष मुझे सर, वो थोड़ा। एक्चुअल में आप ये सोच के चलिए कि एग्जामिनर जब भी एग्जाम बना रहा है ना, सो वो एक एवरेज बच्चों को देख के तो बना ही रहा है, साथ ही वो कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे हर एग्जाम्स में डालता है कि वो उनको डाला ही सिर्फ इसलिए जाता है कि इसमें 50% बच्चे रुके, पॉज करें और उसको अपना टाइम दें। सो एक्चुअल में उस तरह के क्वेश्चंस को जब आप अप्रोच कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स आप 30-35 सेकेंड्स दीजिए। नहीं होता है आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप उतना समय आप और क्वेश्चंस को अगर देंगे उसके चक्कर में वो ना बिगड़ जाए बाकी एग्जाम पेपर। सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स की अगर बात करें ना, आपका माइंड जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। और जैसे कि एसएससी जैसे एग्जाम में आपको डिजिटल सम बहुत इजीली आना चाहिए। इसका मल्टीपल क्या होता है, यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे ना, आपका माइंड खुद ही हिट करेगा। आप गैस के बेसिस पे भी कभी कभी 90% चांस होते हैं, आप गैस के बेसिस पे भी आपका आंसर सही चला जाता है। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है कि आप सोल्व कर रहे हैं, तो उस समय पे माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करो, सोचें कि तूने इसको ज्यादा टाइम दे दिया। आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। सो बाकी तो देखो सर, क्वेश्चंस ऐसा तो है नहीं, एवरी कोई परफेक्ट पेपर तो होने नहीं वाला कि सब पूरे से पूरे नंबर तो किसी के नहीं आ पाए। बाकी आप लोग फुल मॉक देते हो, बच्चों वहीं से सब सीख जाता है इंसान हाँ एग्जाम बैठने से पहले। सर, ये सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है मेरी। सीबीटी एग्जाम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के सभी से बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चे बहाना बनाते हैं कि मॉक टेस्ट तब दूंगा तब तैयारी हो जाएगी। आज से लेके और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, वीक में एक लाइव टेस्ट हर प्लेटफॉर्म अपना ऑर्गेनाइज कराता है। मैं तो पर्टिकुलरली ओली बोर्ड का देता था, आप जाके चेक भी कर। ठीक है। सो एक लाइव टेस्ट हर संडे को दिन निकाल के, 1 घंटा कुछ नहीं होता आपकी लाइफ एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, लाइव टेस्ट जरूर देना। आपके कितने भी मार्क्स आए, कोई सजा, पढ़ाई की कभी कोई सजा मिलती है क्या सर? ये पता नहीं, बच्चे डरते हैं मॉक टेस्ट देने से। ये बोलते हैं कि अभी तैयारी नहीं है तो अभी मॉक यार अभी नहीं दे रहा।
मॉक टेस्ट से क्या डरना है, जो मार्क्स आएंगे आएंगे, एटलीस्ट आपको अपनी खामियां पता चलेंगी, आपको अभी कितना वर्क अपॉन करना है। आप जब और बच्चों से compete कर रहे होंगे, आपको सच में एक्चुअल में अपनी औकात पता चलेगी कि अभी आप कहाँ हैं, कितने पानी में। ठीक है, सो एक मॉक टेस्ट मेरे सजेशन से आप सब जरूर। ठीक है। मनीष, अब अगर हम एंड में एक कंक्लूजन लेना चाहें कि यार मेरे को अगर सीजीएल देना है, मान लो मैंने देना है, तो भाई क्या कंक्लूजन है कि मेरे को बस इन चीजों का ध्यान रखना ही रखना सर सीजीएल एग्जाम आपको देना है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर से बता देता हूँ। इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग अपना बना लेना है, इंग्लिश के बिना आपका ऐसे ऐसे सीजीएल जैसा एग्जाम तो नहीं होने वाला। ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ। एक वीक में लाइव मॉक टेस्ट के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करे बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अपने पढ़ाई के घंटे बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। अनलिमिटेड जितनी पढ़ाई कर सकते हैं ना दिन में। यूपीएससी तक के एग्जाम से भी आप यूपीएससी के एग्जाम वाले बच्चों को भी बैठा दोगे ना सीजीएल जैसे एग्जाम में, शायद मेरे अकॉर्डिंग ना कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम आज के समय पे आसान नहीं है। ठीक है, और आपको अप्रोच अपना बेस्ट रखना है। सो फुल डेडिकेशन के साथ जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे ना, अब बस आंख बंद करके एक बार अपने पेरेंट्स का फोटो अपने माइंड में ले आइए। ठीक है, सो सेल्फ डेडिकेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में जरूर रखिए, यही आपको मोटिवेट करता रहेगा और आप इसी तरीके से सक्सेस ले पाए। मनीष, मैं अभी कुछ सोच रहा था तो मेरे माइंड में आया कि सीपीओ का पैटर्न चेंज हुआ है अभी। पहले हाँ 2 घंटे टोटल मिलते थे चारों सब्जेक्ट के लिए पहले पेपर में, और अब हर सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। हाँ, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ तो भाई अब थोड़ा सा हम रेडी रहेंगे कि थोड़ा आगे भी एग्जाम्स में देखने को अगर मिले तो हमें ये रेडी रहना पड़ेगा। मैंने बस ये ऐड ऑन किया आप सबके लिए। तो मनीष, हाँ एंड में कुछ लाइंस हमारे बच्चों के लिए। सर, लाइन यही है कि पढ़ते रहिए। ठीक है, और इतना भी नहीं पढ़ना है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें, सिर्फ एग्जाम ही लाइफ नहीं होता है। उन सब बच्चों को बताना चाहूंगा जो अपनी माइंड पे एग्जाम्स का बोझ लेके बैठे हैं ना, एग्जाम लाइफ नहीं होता है भाई। अब हम फील करते हैं जब एग्जाम से बाहर की जो दुनिया होती है ना, वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत होती है। एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन उसमें इतना मत डूब जाइए कि आपको लगने लगे कि सिर्फ एग्जाम ही सब कुछ है। इस एग्जाम के दौर से जल्दी से बाहर निकलिए, उसके बाद लाइफ को देखो, लाइफ कितनी अच्छी है। जल्दी से सब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करो। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। और एक लास्ट जो मेन कंक्लूजन रह गया वो मैं पूछता हूँ, ऑलिव बोर्ड ने आपके सफर में आपकी क्या हेल्प की है, बस वो एक बार जरूर। नहीं नहीं, ओनली पॉड का योगदान तो पूरी लाइफ नहीं भूल पाऊंगा। दूसरे प्लेटफॉर्म भी हैं, उनका नाम यहाँ पे शायद लेना ऐसे सही नहीं होगा। ओनली पॉड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। सिर्फ 600 रुपीज में लाइफ में इतना सब कुछ मिलता है। 600 रुपये में मैंने एक साल का सब्सक्रिप्शन परचेज किया था, लेकिन वो 600 रुपये इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज मैं शायद वो चीज सोचता हूँ कि हाँ, मैंने सही इन्वेस्टमेंट किया लाइफ में। लोग इतना ज्यादा पैसा शेयर्स में, और सब में बच्चे भी आजकल 12th करने के बाद शेयर्स वगैरह में लगाने लगे। लेकिन 600 700 रुपये 1000 रुपये इतनी बड़ी चीज नहीं होती भाई। आप पढ़ाई से के अगर पैसों को देखने बैठोगे ना, तो आपका हो गया कल्याण। तो जरूर ऑलीपॉड का इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा कि आपने जितने भी मॉक्स, मैं तो एटलीस्ट दिन में 4 4 5 5 मॉक्स लगाता था। मेंस के लिए तो एटलीस्ट मैंने 250 300 400 पता नहीं कितने मॉक्स लगाए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल। सो थैंक यू सो मच ऑलीपॉड, मेरे को एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष। थैंक यू सर। आपने आए और हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चों को गाइड किया, और गाइड करने के लिए आपने टाइम निकाला, इतना ही हमारे लिए बहुत है। इट्स माय प्लेजर बहुत सर। थैंक यू। और फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थैंक यू सो मच सर।